नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एंड आज एक नया एपिसोड, नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कैरियर ट्रांसपोर्ट। तो अभी तक मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने सेमीकंडक्टर इन इक्विलिब्रियम पढ़ा है और उससे पहले हमने क्वांटम एनालिसिस किया है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स का थोड़ा सा जो क्वांटम लेवल पे जो बेसिक श्रोडिंगर इक्वेशन वगैरह वो हमने देखी हैं। तो आज का जो एपिसोड रहेगा इसमें कैरियर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करूंगा। ये चैप्टर थोड़ा सा मैथमेटिकल रहेगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें आपको करंट के बारे में पता चलेगा। देखिए, जितनी भी हमारी फाइट हो रही है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, वो उसका मेन पर्पज़ क्या है? दो चीज़ें, सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज चेक करना। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हम चेक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें करंट देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए कैरियर ट्रांसपोर्ट अब अगला टॉपिक हमारा आएगा। मैं आपको बता दूं, अभी तक जो लास्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे वो था सेमीकंडक्टर इन इक्विलिब्रियम। अब आपका नॉन इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा, मतलब इक्विलिब्रियम से हम डेविएट करेंगे। वैसे भी जितने भी सेमीकंडक्टर हैं, जितने भी डिवाइसेस आप पढ़ोगे, जैसे पीएन जंक्शन हो गया, बीजेटी हो गया, मोसफेट हो गया, ये सारे के सारे डिवाइसेस जो हम यूज करते हैं, प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं, ये अंडर नॉन इक्विलिब्रियम यूज करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम, ये बार बार टर्म आ रही है, इसका क्या मतलब है? तो चलिए एक बार पहले इसको समझते हैं और फिर कैरियर ट्रांसपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। जब देखिए, कोई भी मान लीजिए मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है, मान लीजिए मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है, मैं ये बोलूंगा कि ये सेमीकंडक्टर मेरा इक्विलिब्रियम में होगा अगर कुछ बेसिक टर्म सेटिस्फाई हो जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब मैं थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं। थर्मल इक्विलिब्रियम, देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे करते हैं। अगर मैं मान लीजिए बोलूं कि मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है, तो उस सेमीकंडक्टर में मान लीजिए कोई प्रोसेस हो रहा है, तो उसका इन्वर्स प्रोसेस भी होना चाहिए उसी रेट से। जिस रेट से कोई प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर, उसी रेट से उसका इन्वर्स कोई भी प्रोसेस हो सकता है वो। ठीक है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हो तो उतने ही इलेक्ट्रॉन फिर इधर से इधर आने चाहिए सेम रेट से। अच्छा, जरूर नहीं है सेमीकंडक्टर की इनसाइड हो, ये एनवायरनमेंट के साथ भी हो सकता है। मतलब कोई भी प्रोसेस आपका चल रहा है, चाहे वो अंदर हो चाहे वो एनवायरनमेंट के साथ हो, देयर मस्ट बी एन इनवर्स प्रोसेस, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो आपका थर्मल इक्विलिब्रियम है, अदरवाइज थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है। इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ डिटेल्ड बैलेंस। मतलब आप कितने भी डिटेलिंग में चले जाओ, डीप में चलते चले जाओ, देयर मस्ट बी ए बैलेंस, देयर मस्ट बी ए इनवर्स प्रोसेस। ठीक है, तो ऐसे केस को, ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। अब देखा जाए तो सिंपल ये जो लाइनें जो मैंने बोली हैं, ये काफी नहीं है इस चीज को समझाने के लिए। इसलिए एक काम करते हैं, इसको पॉइंट वाइज कुछ कंडीशंस बनाते हैं, जिन कंडीशंस में हम चेक कर सकें कि भाई ये इक्विलिब्रियम है, ये नॉन इक्विलिब्रियम है। दो तीन कंडीशंस हैं जिनमें हम चेक करके बता सकते हैं भाई ये सेमीकंडक्टर मेरा अंडर इक्विलिब्रियम होगा, ये नहीं होगा। जैसे कि पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है नो एक्सटर्नल एक्साइटेशन। थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या जरूरी है? नो एक्सटर्नल एक्साइटेशन, no external excitation other than temperature, टेम्परेचर के अलावा कोई एक्सटर्नल एक्साइटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। आप देखिएगा, इससे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, उन एग्जांपल से आप चेक कर सकते हो कि ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। नो एक्सटर्नल एक्साइटेशन अदर देन टेम्परेचर, सबसे पहली कंडीशन है ये इक्विलिब्रियम में होने की। दूसरा, नो नेट मोशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी, no net motion of charge and energy, no net motion of charge and energy। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो हम बोलेंगे कि भाई ये क्या है, बताओ, ये मेरा थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। अब चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर बल्क है, कोई सेमीकंडक्टर बल्क है मेरे पास। ठीक है, और उसकी एक तरफ टेम्परेचर T1 मान लेता हूं और एक तरफ टेम्परेचर T2 मान लेता हूं, एंड मैं बोल रहा हूं T1 इज ग्रेटर देन T2। क्वेश्चन इज, क्या ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है? आंसर इज नो। आंसर इज नो, ये आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। आप बोलोगे क्यों थर्मल इक्विलिब्रियम? क्यों भाई? आप जरा ध्यान से देखो, टेम्परेचर के अलावा और कोई एक्साइटेशन तो है नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, दूसरी कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई नहीं हुई।
अगर T1 मेरा ग्रेटर है T2 से, तो देयर मस्ट बी फ्लो ऑफ एनर्जी, और उसका रिवर्स प्रोसेस नहीं हो रहा है यहाँ पे, उसका इनवर्स प्रोसेस यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी का फ्लो हो रहा है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, बट उसका रिवर्स प्रोसेस नहीं हो रहा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है दोस्तों। सिमिलरली अगर मैं दूसरा केस लूंगी, केस नंबर 1 था, केस नंबर 1 मैंने बताया। अब आइए केस नंबर 2, सेकेंड केस में देखिए, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में अगेन मेरे पास कोई बल्क है, कोई सेमीकंडक्टर बल्क है मेरे पास, ठीक है भाई। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको कुछ लाइट इसके ऊपर डाल रहा हूं। अब क्या ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है? नहीं जी, नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब आप बोलोगे क्यों? अब पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई। यहां पे आप क्या कर रहे हो, यहां पे लाइट एनर्जी दे रहे हो, और वो एनर्जी जो फोटोन की जो एनर्जी है वो किसी डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, बट उसका रिवर्स प्रोसेस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे? नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये भी आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, बिकॉज पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, एक्साइटेशन अदर देन टेम्परेचर हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने लाइट को इसके ऊपर डाला है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये भी आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। चलिए एक और केस ले लेता हूँ, केस नंबर 3 देखिए, जिसको आप ज्यादातर केसेस में यूज करोगे। मान लीजिए मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है, मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूं। क्या ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है? नहीं जी, नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगेन नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। क्यों भाई? क्योंकि अब अगेन एक्साइटेशन आ गई ना, आपने एक एक्साइटेशन यहां पे अप्लाई कर दी अदर देन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात, यहां पे नेट मोशन जीरो नहीं है चार्ज का, यहां पे नेट करंट आएगा, इसमें नेट चार्ज का मोशन आएगा। तो जब भी आप करंट की बात करते हो, जब भी करंट आता है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते ही आपका जो सेमीकंडक्टर है वो आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने आपको एक बात बोली लेक्चर के शुरुआत में कि जब भी आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करोगे, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जितने भी आप सेमीकंडक्टर लोगे वो आपके नॉन इक्विलिब्रियम में होते हैं, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होते, क्योंकि आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दी इसके ऊपर, एक्सटर्नल एक्साइटेशन अप्लाई कर दिया अदर देन टेम्परेचर। दूसरा, यहाँ पे नेट मोशन ऑफ चार्ज भी है, ठीक है। तो दैट्स वाई आप ये बोलोगे कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म होती है, एक होता है इक्विलिब्रियम, एक होता है स्टडी स्टेट। दोनों में फर्क क्या होता है? एक होता है स्टडी स्टेट और एक होता है इक्विलिब्रियम। ये भी एक दो छोटी छोटी टर्म है भाई। एक होता है स्टडी स्टेट और एक होता है इक्विलिब्रियम। देखो, स्टडी स्टेट और इक्विलिब्रियम दो अलग अलग चीज है भाई। स्टडी स्टेट का क्या मतलब है? जो भी कोई प्रोसेस हो रहा है वो टाइम के रेस्पेक्ट में बार बार वही हो रहा है, मतलब एक तरह से उसमें स्टेडीनेस आ गई है। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स ने जिंदगी को देख लिया, उन्होंने उतार चढ़ाव जो लाइफ के होते हैं वो वही आ रहे हैं, उनके साथ कोई नया कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आप लोग जो है, आप लोग सीख रहे हो, आप ट्रांजिएंट फेज में हो, आपके जो पेरेंट्स हैं वो स्टडी स्टेट में। तो स्टडी स्टेट का मतलब समझिए, स्टडी स्टेट का मतलब है जो भी कोई चीज हो रही है टाइम के साथ वही रिपीट हो रही है बार बार, उसमें कोई नया बदलाव नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम स्टडी स्टेट बोलेंगे भाई, उसको हम बोलेंगे कि स्टडी स्टेट में। इक्विलिब्रियम मैंने आपको बता ही दिया। तो इक्विलिब्रियम जो है वो स्टडी स्टेट का ही सबसेट है। इक्विलिब्रियम उसी का बड़े मतलब स्टडी स्टेट एक लार्जर चीज है, ठीक है। उसी का एक छोटा पार्ट जो है वो इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। मतलब आप ये कह सकते हो, अगर कोई बॉडी, कोई सेमीकंडक्टर इक्विलिब्रियम में है तो मैं बोल सकता हूं वो स्टडी स्टेट में होगा, ठीक है। बट अगर आप बोलोगे कि स्टडी स्टेट में है कोई चीज, मैं उल्टा बोल गया, मैं बोलूंगा कि अगर कोई चीज स्टडी स्टेट में है, ठीक है, मैंने बताया ना स्टडी स्टेट का ही एक सबसेट है इक्विलिब्रियम। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो मैं क्या बोलूंगा? तो स्टडी स्टेट तो होगा। बट अगर स्टडी स्टेट में है तो जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी का सबसेट है ये, ठीक है। आप इस चीज को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इक्विलिब्रियम और स्टडी स्टेट के बारे में थोड़ी जानकारी दी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और स्टडी स्टेट क्या होता है। अब एक स्टेप आगे चलते हैं, और अब जो हमारा मेन चैप्टर था दैट वाज कैरियर ट्रांसपोर्ट, उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो कैरियर ट्रांसपोर्ट, ये जरा देखते हैं। कैरियर ट्रांसपोर्ट, देखिए दोस्तों, ये मेनली हमारे पास 3 तरह का कैरियर ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे।
कौन कौन सा, जरा देखिए। सबसे पहला जो है वो है ड्रिफ्ट ट्रांसपोर्ट। ड्रिफ्ट ट्रांसपोर्ट, और इस करंट को हम क्या नाम देंगे, ड्रिफ्ट करंट। मैंने चैप्टर का भी नाम रखा हुआ है ड्रिफ्ट करंट, सब आज का जो एपिसोड है उसका ड्रिफ्ट करंट नाम रखा हुआ है। दूसरा जो है वो है डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट। इससे जो करंट बनेगा उसको हम नाम देंगे डिफ्यूजन करंट का। और एक और है जिसको हम बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसपोर्ट, थर्मो इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, जिस करंट को हम बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक करंट। अब सुनिए, ड्रिफ्ट ट्रांसपोर्ट जो होता है ये ड्यू टू होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ड्यू टू चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से आपका जो करंट फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, और इसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज जो होगा, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जो होंगे वो फ्लो करेंगे, उनके ऊपर फोर्स लगेगा। उस करंट को हम क्या नाम देते हैं, उस करंट को हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट करंट। इट इज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा कि मेटल में होता है, ठीक है। ओम्स लॉ जैसे आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल वही चीज हम यहाँ पे भी देखेंगे। तो वो है मेरा ड्रिफ्ट करंट। एक होता है डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट कौन सा है, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, कंसंट्रेशन डिफरेंस। जैसे कि आप सोचिए कोई टायर में हवा भरी हुई है, आप उसको पंचर कर देते हो तो हवा हायर प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर की तरफ डिफ्यूज होती है। ऐसा ही आपके सेमीकंडक्टर में होगा। सोचिए एक तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक तरफ लोअर कंसंट्रेशन है, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आपका उसमें कैरियर जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा, उससे भी करंट बनेगा। उस करंट को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट, ठीक है, डिफ्यूज होगा। एक होता है थर्मो इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक तरफ T1 है, एक तरफ T2 है, जैसे मैंने पिछले में बताया, यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, T1 इज ग्रेटर देन T2, तो इन दैट केस आपका यहाँ पे थर्मो इलेक्ट्रिक करंट होगा, ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट आप बोल सकते हो, आपका थर्मो इलेक्ट्रिक करंट आपका एग्जिस्ट करेगा। सही बात है। अब इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, ये कोई ज्यादा खासा हम इसको मान के नहीं चलेंगे, इसको हम थोड़ा लीस्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये कब इफेक्टिव होता है, जब साइज जो होता है सेमीकंडक्टर का वो थोड़ा लार्ज हो। अगर थोड़ा लार्ज साइज होगा तो आप डिफरेंस देख सकते हो। सोचिए साइज बहुत ही माइन्यूट सा है, छोटा सा है, तो छोटे से साइज में टेम्परेचर डिफरेंस देखना बहुत मुश्किल चीज है। जैसे एक आईसी के अंदर मान लीजिए कोई डिवाइस लगा हुआ है, तो आईसी में क्या होता है, पूरी आईसी एक साथ एक जैसी गर्म होती है, तो उसमें उस डिवाइस के अंदर जो छोटे छोटे डिवाइस होते हैं उनके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस निकालना थोड़ा एक हाइपोथेटिकल सा केस हो जाता है। तो इसलिए मैं थर्मो इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट को मैं यहाँ पे नेग्लेक्ट करके चलूंगा बिकॉज ऑफ साइज, बिकॉज मैं मान के चल रहा हूँ जो साइज है हमारा वो आपका बहुत ही ज्यादा छोटा है, इसलिए हम थर्मो इलेक्ट्रिक करंट को नेग्लेक्ट करेंगे। तो मेनली हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट। तो ये दो करंट है अभी जिनको हमें देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम जरा देखते हैं ड्रिफ्ट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ड्रिफ्ट ट्रांसपोर्ट एक एक करके समझते हैं। ड्रिफ्ट ट्रांसपोर्ट देखिएगा दोस्तों, अब ये मैंने आपको बताया मेनली ड्यू टू क्या होता है, बताओ, मेनली ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से आता है, चेंज इन पोटेंशियल की वजह से आता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है, अगर मान लीजिए मैं कोई सेमीकंडक्टर ले लूं और उसके ऊपर मैंने कोई एक्साइटेशन नहीं दिखाई, ये रूम टेम्परेचर पे है, टी की वैल्यू मान लीजिए 300 केल्विन है, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब यहां पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए मैं कोई पर्टिकुलर यहां पे कोई क्रॉस सेक्शन ले लूं, कोई इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन ले लूं, ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शन से किसी भी इंस्टेंट पे जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, जितने होल उधर जा रहे हैं उतने ही होल इधर जा रहे हैं। इसका मतलब नेट मोशन ऑफ चार्ज इज जीरो, ठीक है। इस केस में यहां पे नेट मोशन ऑफ चार्ज इज जीरो। ये क्या है, ये मेरा थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है भाई। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो ड्रिफ्ट ट्रांसपोर्ट चाहिए ना, मैं चाहता हूं कि करंट फ्लो करे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मुझे इसके ऊपर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इसमें करंट आएगा, तब जाके ड्रिफ्ट ट्रांसपोर्ट पॉसिबल होगा।
तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा। जरा देखिएगा, मैंने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। मान लीजिए इसकी लेंथ है L, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। अब जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा क्या होगा बताइए, जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा क्या होगा, अब जो कैरियर है उनके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा। यहां पे हायर पोटेंशियल है और इधर मेरा लोअर पोटेंशियल है दोस्तों, ठीक है। यहां पे एक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, E हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अब जो कैरियर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे या होल्स जो होंगे, उनके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स, और फोर्स की वजह से अब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा मूव करेंगे। आप सोच सकते हो यहां पे पहले मान लीजिए 80 उधर जा रहे थे, 80 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे, अब क्या होगा, अब इधर आने वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, उधर जाने वाले कम हो जाएंगे थोड़े से, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी। तो मेनली ज्यादा इलेक्ट्रॉन अब इधर की तरफ आएंगे, उससे आपका ट्रांसपोर्ट क्रिएट होगा, उससे आपका करंट बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब वो जरा समझते हैं कि वो कितना करंट होगा और क्या वो बनेगा। तो जरा देखिए, ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन को मैं ए बोल रहा हूं। ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस सेमीकंडक्टर बल्क, ठीक है। ए मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया है। जैसे आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, बिल्कुल ये वैसा ही है। तो चलिए जरा देखते हैं। तो मान लीजिए मैं अगेन यहां पे एक बार दोबारा से दिखा रहा हूं। ये मान लीजिए मेरे पास कोई बल्क है, ध्यान से समझिएगा भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है और मैंने यहाँ पे कोई हाइपोथेटिकल, मैंने कोई क्रॉस सेक्शन ले लिया। अच्छा, इससे मैं कोई पीछे एक और क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं और ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज LC, और ऐसी एक और लेंथ आगे ले रहा हूं, मीन पाथ लेंथ है। दिस इज LC इज नोन एज मीन पाथ लेंथ, दिस इज अगेन LC इज नोन एज मीन पाथ लेंथ, मीन पाथ लेंथ। इसका क्या मतलब है, मीन पाथ लेंथ बेसिकली क्या है, सुनिए। यहां पे जो इसके अंदर जो कैरियर है, जो इसके अंदर कैरियर है, वो उनके अंदर स्कैटरिंग हो रही है, उनके अंदर स्कैटरिंग हो रही है। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन बदलना, ठीक है। वो स्कैटर हो रहे हैं, उनका रैंडम थर्मल मोशन है फिलहाल, ठीक है। उनके अंदर स्कैटरिंग हो रही है, ठीक है ना। तो वो स्कैटरिंग जो है, आप सोचिए, मीन पाथ लेंथ का मतलब है यहां से लेके यहां तक कोई स्कैटरिंग नहीं हुई, यहां पे जाके फिर स्कैटर हुआ वो, ठीक है। तो ये जो लेंथ है, मीन लेंथ, क्योंकि कई बार ज्यादा भी लेंथ है, कई बार छोटी लेंथ है, कई बार बड़ी लेंथ है, मतलब एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच की जो एवरेज लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं, LC, मीन पाथ लेंथ आपको मैं बोल रहा हूं, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका A। अच्छा, मान लीजिए इस रीजन में जो कैरियर डेंसिटी है, अगर मैं होल को लेके चलूं तो होल की कैरियर डेंसिटी मान लीजिए यहां पे P1 है, और इस रीजन में मान लीजिए होल की कैरियर डेंसिटी जो है वो P2 है। एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये जो LC वाला रीजन है, इसमें होल की कैरियर डेंसिटी P1 है, इसमें होल की कैरियर डेंसिटी P2 है, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे ये देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन आपके इधर जा रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं। इस इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन से, जो बीच वाला क्रॉस सेक्शन मैंने लिया, उससे कितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तभी तो करंट आएगा ना, ठीक है। अब ये कैसे देखें दोस्तों, अब इसको कैसे देखें, मुझे एक बात बताइए। बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, यहां पे जो कैरियर है उनके पास एक थर्मल वेलोसिटी तो वैसे ही सबके पास है। अब यहां पे बिकॉज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आ गई है। बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स आ जाएगा, एक फोर्स लगेगा, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन ये मास इफेक्टिव मास होगा, इंटू Q इंटू E। ये फोर्स लगेगा दोस्तों। अगर मैं होल की बात कर रहा हूं तो Q मेरा पॉजिटिव होगा, तो ये फोर्स लगेगा आपके होल्स के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये फोर्स लगेगा। और यहां पे इफेक्टिव मास क्यों लिया, बिकॉज देखो मैं अंदर की चीजें समझ रहा हूं, क्लासिकल मैकेनिक्स को समझ रहा हूं, सॉरी अंदर की जो क्वांटम मैकेनिक्स है मैं उसके ऊपर जा रहा हूं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि क्वांटम मैकेनिक्स के जो लॉज होते हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज से अलग होते हैं। लेकिन अगर मैं मास को इफेक्टिव मास से रिप्रेजेंट कर दूंगा, अगर आपको याद हो इफेक्टिव मास वाला चैप्टर, उसमें मैंने स्पेशली बताया था कि अगर आप कैरियर के मास को इफेक्टिव मास से रिप्लेस कर दोगे तो इन दैट केस जो क्वांटम मैकेनिक्स की इक्वेशन है उन्हीं को आप क्लासिकल मैकेनिक्स की इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका मतलब इसने क्वांटम मैकेनिक्स को अपने अंदर मर्ज कर लिया, पॉइंट को समझिए, ठीक है। तो इस तरह से मैं ये बोलूंगा कि भाई मेरा ये फोर्स होगा और ये फोर्स इस कैरियर के ऊपर लगेगा।
मतलब एक एक्सेलेरेशन आ जाएगी, क्या कहते हैं, मेरे पास एक एक्सेलेरेशन आ जाएगी ए, दैट इज क्यू ई बाई एम, और यहाँ पे एम पी लिख लीजिए क्योंकि मैं होल के लिए लिख रहा हूँ, दिस इज एम पी, होल के लिए लिख रहा हूँ, तो एम पी में लिख लेता हूँ, इफेक्टिव मास ऑफ होल। ये मेरी एक्सेलेरेशन है दोस्तों। अब मुझे एक बात बताइए, मेरे पास एक वेलोसिटी है दैट इज थर्मल वेलोसिटी, जिससे आपका मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जो उसके पास ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी है, और उसके पास अगर मैं एक्सेलेरेशन भी प्रोवाइड कर दूं तो क्या होगा बताओ? तो आप ये कह सकते हो कि आप ये बोल सकते हो कि वो एक्सेलेरेट होगा, कुछ चार्जेस एक्सेलेरेट होंगे, कुछ डिसेलेरेट होंगे। जो इधर आ रहे थे, जो होल आपके इधर आ रहे थे, वो तो डिसेलेरेट होंगे क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है, हायर पोटेंशियल है, होल के ऊपर इटसेल्फ पॉजिटिव चार्ज हम मानते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ नहीं आएगा, वो तो डिसेलेरेट होगा। और जो होल उधर जा रहे थे वो एक्सेलेरेट होंगे, वो होल आपके एक्सेलेरेट होंगे इधर वाले, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ होल की जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी और कुछ होल की जो वेलोसिटी है वो कम होगी, ठीक है। अब चलिए वो जरा देखते हैं कि क्या वेलोसिटी आएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी ये थी। अब मैं क्लासिकल इक्वेशन लगा सकता हूं, मैं जानता हूं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, अगर आपको याद हो 2as, ये आप पढ़ते हो। s इज डिस्प्लेसमेंट, a इज एक्सेलरेशन, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो v थर्मल है मेरे पास, इज इक्वल टू 2a, a इज एक्सेलरेशन और s मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब मान लीजिए ये इस मिडिल से मैं यहां इसमें इसके मिडिल तक देख रहा हूं, ये जो दो मैंने ये दिए ना, ये दो रीजन लिए, एक ये वाला यहां से यहां तक LC है और यहां से यहां तक भी LC है, तो मैं मान रहा हूं इसके मिडिल से, मतलब यहां से और यहां तक का अगर मैं देखना चाहूं, तो मान लीजिए मैं LC/2 इधर है, LC/2 इधर है, तो डिस्प्लेसमेंट में LC ले लेता हूं, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज देखो ना ये लेंथ LC है और ये लेंथ भी LC है, मैं इसके मिडिल से इसके मिडिल तक देख रहा हूं, सोचिए, ठीक है, इसके मिडिल से इसके मिडिल तक देख रहा हूं, तो ये बीच वाली लेंथ क्या हो जाएगी, इसके मिडिल से इसके मिडिल तक LC लेंथ हो जाएगी, ये यहां से लेके यहां तक LC/2 और इधर भी LC/2, तो टोटल करोगे तो LC लेंथ आ जाएगी। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट मैं देख रहा हूं LC, तो LC डिस्प्लेसमेंट में कितनी वेलोसिटी वो गेन कर लेगा जरा देखिए। तो वैसे भी आप सोचिए, मैंने आपको बताया मीन पाथ लेंथ क्या है LC, तो इसका मतलब LC के बाद वो कोलाइड होगा, LC के बाद वो स्कैटर होगा, ठीक है। तो स्कैटर होगा तो इतनी देर में उसने कितनी वेलोसिटी गेन कर ली, मुझे वो निकालना है। तो v स्क्वायर इक्वल टू v थर्मल का स्क्वायर प्लस 2a LC, ये वेलोसिटी वो गेन कर लेगा। यहां से आप v की वैल्यू निकाल लो, v इज इक्वल टू रूट ऑफ v थर्मल का स्क्वायर प्लस 2a LC, सही है। अब मैं v थर्मल कॉमन ले लेता हूं, तो v इक्वल टू v थर्मल रूट ऑफ 1 प्लस 2a LC अपॉन v थर्मल का स्क्वायर। अब v थर्मल काफी लार्ज होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली बाइनोमियल अप्रोक्सीमेट लगा देता हूं, v थर्मल इंटू 1 प्लस इसकी पावर हाफ है, 1 प्लस x की पावर हाफ, x इज मच मच लेस देन 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2a LC अपॉन 2v थर्मल का स्क्वायर, कुछ इस तरह का हो जाएगा दोस्तों, और ये 2 से 2 कट गया। तो फाइनल वेलोसिटी जो आएगी दोस्तों, दैट फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, मैं उधर जो होल जा रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, बिकॉज जो एक्सेलेरेट हो रहा है, इधर वाले तो डिसेलेरेट हो रहे हैं, तो वो जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो आएगी v थर्मल प्लस a LC बाई v, ये एक तो कट जाएगा ना, a LC बाई v, ये बनेगा, ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी, ध्यान से देखो, ठीक है। अच्छा, LC बाई v थर्मल क्या है, ये मेरा मैं इसको रिलैक्सेशन टाइम लिख देता हूँ, v थर्मल प्लस a टाउ, आप ये देखो, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी बन गई। टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। भाई सोचिए अगर v थर्मल से मूव कर रहे हैं, ये इसकी वेलोसिटी जो है v थर्मल, और ये है यहां से लेकर यहां तक मीन लेंथ है LC, तो LC बाई v थर्मल क्या होगा, टाइम बिटवीन टू कोलिजन या टू स्कैटरिंग, तो उसको मैं टाउ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इसका मतलब जो होल उधर जा रहे थे उनकी वेलोसिटी इनिशियल ये थी, फाइनली ये बन जाएगी, उसमें a टाउ ऐड हो जाएगा। तो जो होल इधर आ रहे थे वो क्या होंगे, वो डिसेलेरेट होंगे, सीधी बात है, उनकी जो फाइनल वेलोसिटी आएगी, जो डिसेलेरेट होंगे वो उनमें माइनस a टाउ आ जाएगा। आप ये कह सकते हो दिस इज v1, दिस इज v2, ये वो होल है जो एक्सेलेरेट हो रहे थे, वो होल थे वो जो एक्सेलेरेट हो रहे थे, और ये जो डिसेलेरेट हो रहे थे। तो आप मुझे एक बात बताइए, कुछ होल जो इधर जा रहे थे उनकी तो वेलोसिटी बढ़ गई है, और जो इधर आ रहे थे उनकी वेलोसिटी डाउन हो गई है, तो ऑन एन एवरेज मतलब नेट वेलोसिटी क्या आएगी, जो कैरियर मूव करेगा, जो होल मूव करेगा, उसकी क्या वेलोसिटी होगी।
जरा देखिए, जो कोई इधर जा रहे थे उनकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए, और जो उधर आ रहे थे उनकी वेलोसिटी होगी 8 मीटर पर सेकेंड। अब नेट वेलोसिटी क्या आएगी? नेट वेलोसिटी कैरियर की इस तरफ आएगी, और कितनी आएगी वो बताइए? वो आएगी 2 मीटर पर सेकेंड। आप बोलोगे कैसे सर? सोचिए, जब ये 10 था और ये भी 10 था तो नेट कैंसिलेशन हो रहा था, कोई करंट नहीं आ रहा था, कोई चार्ज का मोशन, नेट मोशन वाज 0। लेकिन अब क्या होगा? अब क्योंकि इधर की ज्यादा है वेलोसिटी, इधर की कम है, तो अब जो है वो नेट मोशन होगा दोस्तों, अब जो है वो नेट मोशन होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या? ये एवरेज वेलोसिटी नहीं है। ध्यान से देखिए, जो कैरियर था उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी v थर्मल और फाइनल वेलोसिटी है ये, तो ऑन एन एवरेज किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? जो एवरेज वेलोसिटी होगी v1 एवरेज, जो एवरेज वेलोसिटी होगी जो आगे की तरफ मूव करेगा वो, क्योंकि इनिशियल था v थर्मल और फाइनल था v थर्मल प्लस a टाउ, तो अगर ऑन एन एवरेज देखोगे तो बनेगा v थर्मल प्लस a टाउ बाई 2। तो क्या बन गया? ये बन गया v थर्मल प्लस a टाउ बाई 2। ये मेरी क्या है बताओ? ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी है, किसकी? जो कैरियर की, जो एक्सेलरेट हो रहा है, जो उधर जा रहा है, और जो डिसेलेरेट हो रहा है उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल टू v थर्मल माइनस a टाउ बाई 2। सिंपल। जो डिसेलेरेट हो रहा है, जो इधर आ रहा है। अब बताओ, जो कैरियर की जो नेट वेलोसिटी हम देखेंगे, नेट वेलोसिटी जो आएगी, नेट वेलोसिटी ऑफ कैरियर, जो होल आएगा उसकी नेट वेलोसिटी क्या आएगी? वो आएगी दिस माइनस दिस कर दो, v1 माइनस v2 कर दो, तो बन जाएगी a टाउ। टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है? तो ये मेरे पास नेट वेलोसिटी बन जाएगी। और a की वैल्यू क्या है बताओ जरा? इस वेलोसिटी को हम थर्मल ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, v ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी a टाउ, QE बाई ME या MP, क्योंकि मैं होल के लिए देख रहा हूं, इनटू टाउ। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूंगा तो ये बन जाएगा मेरा v ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो बनेगी, इसको फर्दर अगर मैं लिखूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं q टाउ बाई इनटू e, एंड दिस इज नोन एज मोबिलिटी। तो v ड्रिफ्ट जो बनेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आएगी दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ होल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, ठीक है? एंड मोबिलिटी इज पॉजिटिव फॉर होल एंड नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप जब देखिए Q जो होगा होल के लिए पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव होगा। वहीं पे अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे ना, तो v ड्रिफ्ट विल बी इक्वल टू म्यू एन इंटू ई। ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट बन जाएगी, और म्यू एन क्या बन जाएगा? Q टाउ बाई mn स्टार, ठीक है? तो बेसिकली मोबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है करंट को डिसाइड करने में, कि करंट किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। खैर वो हम देखेंगे आगे चल के, बट फिलहाल आप मोबिलिटी को समझिए कि मोबिलिटी क्या है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। वो वेलोसिटी जिससे, जो नेट वेलोसिटी जिससे आपका कैरियर मूव करेगा आपको आगे की तरफ, ठीक है? फील्ड की डायरेक्शन में जो मूव करेगा, वो जो वेलोसिटी है वो मैं यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहा हूँ, ठीक है? बहुत बढ़िया भाई। अब एक स्टेप आगे चलते हैं, मुझे देखना है कि कितना करंट आगे जाएगा, क्या करंट होगा और करंट डेंसिटी क्या होगी। मुझे वेलोसिटी पता चल गई है कि क्या वेलोसिटी है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं कि 1 सेकंड में देखना मुझे, ठीक है? ये मेरे पास ये था, ये मेरे पास सेमीकंडक्टर बल्ब था। अब जो ध्यान से देखेगा भी, इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी है चार्ज की, जो नेट मोशन है होल का, उसकी जो वेलोसिटी है वो ये है, नेट वेलोसिटी ये है मेरे पास, जिससे वो मूव कर रही है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं 1 सेकंड, किसी पर्टिकुलर सेकंड पे वो जो होल जो था वो इस क्रॉस सेक्शन पे था, मान लीजिए इस क्रॉस सेक्शन पे बैठा हुआ था, ठीक है? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो होल था वो मेरा इस क्रॉस सेक्शन पे बैठा हुआ था। एक मिनट रुकिए, हाँ जी, वो जो होल था वो इस क्रॉस सेक्शन में बैठा हुआ था। अब 1 सेकंड में, 1 सेकंड में आप मुझे ये बताइए कितना मूव करेगा? इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो 1 सेकंड में वो समवेयर इस क्रॉस सेक्शन पे आ जाएगा, इस क्रॉस सेक्शन पे यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जो लेंथ आएगी कितनी आएगी? ये इसके बराबर आएगी। दिस लेंथ इज v ड्रिफ्ट, v ड्रिफ्ट ये इस लेंथ के बराबर होगा 1 सेकंड में, क्योंकि इतने मीटर पर सेकंड से वो घूम रहा है आगे, इतने मीटर पर सेकंड से वो आगे की तरफ घूम रहा है, ठीक है? आगे की तरफ जा रहा है। अब बताइए 1 सेकंड में अगर मैं देखूं तो 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगा? इंटू 1 कर दो, तो v ड्रिफ्ट इंटू 1 कर दो, ये लेंथ आपका मूव करेगा 1 सेकंड में। ये होल यहाँ पे पहुंच जाएगा,
अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, इधर हायर पोटेंशियल तो अब मुझे एक बात बताइए, इसका वॉल्यूम कितना है? अगर इस सरफेस पे जो होल था वो अगर इस सरफेस पे पहुंच गया है तो इस रीजन के जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन थे, जो बीच में जो होल थे, माफ कीजिएगा होल, इस रीजन के जो बीच में जो होल थे वो कहाँ मूव कर गए होंगे बताओ? जो बीच में होल थे वो कहाँ चले गए? वो तो इसका मतलब इसको क्रॉस करके बाहर निकल गए होंगे, क्या कहते हो? वो तो इसको क्रॉस करके बाहर निकल गए होंगे, सही बात है। तो आप मुझे बताओ 1 सेकंड में कितना चार्ज उधर मूव किया? 1 सेकंड में कितना चार्ज मूव किया वो जरा निकालते। इसका वॉल्यूम बताइए क्या बनेगा? इसका अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो वॉल्यूम जो बनेगा, वॉल्यूम जो इस रीजन का जो वॉल्यूम बनेगा वो मुझे निकालना है। दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू दिस लेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए इनटू लेंथ इज दिस वी ड्रिफ्ट। ये इसका वॉल्यूम है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है बताओ? इसके अंदर अगर मैं होल कंसंट्रेशन ले लूं और होल कंसंट्रेशन मान लीजिए मैं कुछ पी ले लूं, होल कंसंट्रेशन इज पी, मैं मान रहा हूं यूनिफॉर्म डोपिंग है, ठीक है? तो होल कंसंट्रेशन अगर मैं यहां पे पी ले लूं तो आप कह सकते हो जो इसके अंदर जो टोटल कंसंट्रेशन आएगी चार्जेस की, जो होल की कंसंट्रेशन आएगी, पी इज नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मुझे पता है इसका, तो आप बताओ टोटल होल कितने हो गए इसमें? टोटल होल जो आएंगे वो आएगा ए इंटू वी ड्रिफ्ट इंटू पी। इतने होल इसके अंदर लाई कर रहे हैं। अब एक होल पे मान लीजिए क्यू चार्ज है, तो इतना चार्ज इसके अंदर लाई कर रहे हैं और 1 सेकंड में ये चार्ज सारा का सारा आगे सरक गया, क्योंकि मैंने 1 सेकंड लिया शुरुआत में। इसका मतलब आप बोल सकते हो दिस इज द चेंज इन चार्ज। आप बोल सकते हो ये चेंज इन चार्ज है। इतना चार्ज जो इसके रीजन के अंदर था वो सारा का सारा आगे चला गया। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? चेंज इन चार्ज। पॉइंट को समझिए, दिस इज चेंज इन चार्ज। इतना चार्ज आगे सरक गया सारा का सारा जो इसके अंदर था। भाई इस सरफेस वाला जो चार्ज था वो इस दूसरे सरफेस पे आया है, वो यहाँ पे आया है, तो इसके बीच में जो चार्ज थे वो तो सारे बाहर निकल गए ना। तो चेंज इन चार्ज, इसके अंदर जितना भी चार्ज था वो सारा का सारा आगे सरक गया, वो चेंज इन चार्ज है। और चेंज इन टाइम कितना है? चेंज इन टाइम है मेरे पास 1 सेकेंड। तो आप बताओ जो करंट अगर मुझे निकालना होगा तो करंट क्या होगा बताइए? जो करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है? अब चेंज इन टाइम मैंने पहले से ही 1 सेकेंड ले रखा है, 1 सेकेंड। और चेंज इन चार्ज जो है वो क्या है? क्यू ए वी ड्रिफ्ट इनटू होल कंसंट्रेशन। अब आप बताइए एरिया को नीचे ले आओ तो करंट डेंसिटी आ गया जे, और ये आया जे ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है, ठीक है? ड्यू टू होल, जेपी आप लिखिए इसको, जेपी, जेपी ड्रिफ्ट, ठीक है? तो ये जो बनेगा ये बन जाएगा क्यू, एरिया नीचे आ गया, क्यू पी वी ड्रिफ्ट, क्यू इंटू पी इंटू वी ड्रिफ्ट, ठीक है? अब जरा देखिए मैं इसको थोड़ा और लिख देता हूं, जेपी इक्वल टू क्यू पॉजिटिव है, ध्यान देना मेरा। वी ड्रिफ्ट को अगर मैं मोबिलिटी की टर्म में लिखना चाहूं तो ये बन जाएगा क्यू पी म्यू पी इंटू पी। क्या कहते हो? दिस इज जेपी ड्रिफ्ट। म्यू पी इज पॉजिटिव, क्यू इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब है ये मेरे पास ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी आ गई है ड्यू टू होल। दिस इज ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। अब सुनिए, जरूरी नहीं है अगर यहां पे अकेला होल थोड़ी ना है, इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी है ना। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन आपके इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन आपके इधर आएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, हायर पोटेंशियल की तरफ आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन की भी तो करंट डेंसिटी बनेगी। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की करंट डेंसिटी लिखूं जे एन, दैट विल बी इक्वल टू, यहां पे क्यू की जगह पे तो क्यू ही आएगा, होल की कंसंट्रेशन की जगह पे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन हो जाएगी, इनटू क्या आ जाएगा? म्यू एन इंटू ई। सिंपल, ये बनेगा जे एन। अब क्वेश्चन ये है कि ये भी पॉजिटिव रहेगा क्या? देखो यहां पे म्यू पी की वैल्यू क्या थी? म्यू पी वाज, बताइए क्या था? म्यू पी हमने निकाला था, दिस वाज म्यू पी मोबिलिटी, दैट वाज क्यू टाउ अपॉन एम पी स्टार, ठीक है? ये था मेरे पास म्यू पी। तो म्यू एन क्या बनेगा? म्यू एन बनेगा क्यू टाउ बाई एम एन, इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास, ये बन जाएगा म्यू एन। अब सुनिए मेरी बात, म्यू एन विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि क्यू की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की रखनी है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आएगा, जबकि ये जो आएगा ये आएगा पॉजिटिव। तो अब जरा देखिए ध्यान से, ये मेरा पॉजिटिव है और क्यू भी मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है? अच्छा ये क्या होगा बताओ जरा? म्यू एन नेगेटिव है लेकिन क्यू भी तो नेगेटिव है यहां पर, तो इसका मतलब अगेन ये भी आपका क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब जे एन और जेपी पॉजिटिव आएंगे। तो अगर मैं टोटल जे निकालूं, जे नेट, अगर नेट करंट डेंसिटी निकालूं
तो यहां पे जो करंट फ्लो करेगा वो करंट आपका दोनों की वजह से करंट फ्लो करेगा। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से करंट आएगा। एंड दैट करंट विल बी इक्वल टू Jn प्लस जेपी, Jn प्लस जेपी दोनों की वजह से आएगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या बनेगा बताइए? वो जो बनेगा वो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू पी म्यू पी प्लस क्यू एन म्यू एन और इनटू में ई, ये बन जाएगा जे। और हम जानते हैं ड्यूट ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स कहता है जे इक्वल टू सिग्मा ई। ये आपने ओम्स लॉ में पढ़ा होगा, जे इक्वल टू सिग्मा ई। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर जो आएगी, सिग्मा इज नोन एज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर बनेगी, वो क्या बनेगी? क्यू पी म्यू पी प्लस क्यू एन म्यू एन। ध्यान दीजिएगा यहां पे नेगेटिव क्यू है, यहां पे पॉजिटिव क्यू है, लेकिन ये भी ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, ये भी ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, तो कंडक्टिविटी ऐड हो जाएगी। और रेजिस्टिविटी निकालोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा रेजिस्टिविटी, ठीक है ना? रेजिस्टिविटी इज 1/सिग्मा, ठीक है? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी आप निकाल सकते हो। दिस इज ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। एक बार इसको देख लीजिए भाई। तो मैं आपको समझा रहा था ड्रिफ्ट करंट, ठीक है? और ड्रिफ्ट करंट में हमने देखा कि किस तरह से हमारी ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, उससे कंडक्टिविटी कैसे आती है। तो एक बार सारा जरा प्रूफ जरा है, इसको आप जरा देख लीजिएगा कि किस तरह से हमने इसका प्रूफ देखा है। अच्छा, यहाँ पे P1 और P2 बराबर ले लो। अगर आपको शुरुआत में दिक्कत है सर आपने अलग अलग माना था, एक तरफ P1 माना था, एक तरफ P2 माना था, देखो अगर अलग डिफरेंट हो गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? फिर तो डिफ्यूजन करंट भी आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे कौन सा करंट लेके चल रहा हूँ? ड्रिफ्ट करंट। तो इसलिए मैं क्या मान रहा हूँ यहाँ पे P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P। मैं मान रहा हूँ कि दोनों तरफ कंसंट्रेशन होल की बराबर है। तो मैंने होल की ड्रिफ्ट करंट निकाला है, होल की ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी पहले निकाली है, ठीक है? और उसके बाद फिर मैंने इलेक्ट्रॉन की उसी तरह से डायरेक्टली वैसे ही लिख दिया, ठीक है भाई? इसको ध्यान दीजिएगा। और ये हमारा आसान केस था। एक क्वेश्चन जरा इसके ऊपर कर लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। जरा देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है दोस्तों, और वो क्वेश्चन क्या है सुनिए। कंसिडर गैलियम आर्सेनाइड सैंपल। एक क्वेश्चन है, आपके पास कोई गैलियम आर्सेनाइड का सैंपल आपको कंसिडर करना है एट टेम्परेचर इक्वल टू 300 केल्विन। 300 केल्विन का टेम्परेचर दे रखा है। Na एक्सेप्टर इंप्योरिटी जो है दैट इज 0 एंड Nd इक्वल टू 10⁻16 पर cc। ये हमने डोपिंग कर रखी है, डोनर कंसंट्रेशन और आपकी एक्सेप्टर कंसंट्रेशन दे रखी है आपको। अज्यूम कंप्लीट आयनाइजेशन, मतलब जितना भी डोनर लगा रखे हैं सारे का सारा आयनाइज हो रखा है। ये आपका कह रहा है कि कंप्लीट आयनाइजेशन आपको अज्यूम करनी है। एंड अज्यूम इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटी आर, इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटी आपको दे रखा है। जरा देखिए इलेक्ट्रॉन और होल मोबिलिटी क्या है वो जरा देख लीजिए। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है μ1 दैट इज इक्वल टू गैलियम आर्सेनाइड के लिए μ1 जो दे रखा है दैट इज 8500 एंड μp जो दे रखा है, होल की जो मोबिलिटी दे रखी है गैलियम आर्सेनाइड के लिए वो है, वो एक टेबल दे रखा है, मैं उस टेबल में से आपको बता रहा हूँ 400। ये आपको इलेक्ट्रॉन और होल की मोबिलिटी दे रखी है। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इफ, मतलब आपको जे बताना है, जे ड्रिफ्ट मतलब नेट बताना है। ध्यान दीजिएगा, कोई इलेक्ट्रॉन या होल की अलग अलग नहीं बतानी है, आपको टोटल जे बतानी है। क्या होगी? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इफ ई इज 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, आपको ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी बतानी है। तो अगर आप ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी का फॉर्मूला देखें, जे ड्रिफ्ट अगर आप देखें तो अभी अभी हमने डिराइव किया है, बताइए QP म्यू पी प्लस QN म्यू एन इंटू ई, यही था भाई, इंटू ई, ठीक है भाई? ये मेरे पास क्या था? जे ड्रिफ्ट। अब जरा देखिए, होल कंसंट्रेशन मुझे चाहिए और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन चाहिए, बस। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, ये होल का चार्ज होगा, ये तो कुछ नहीं है, तो सेम ही होता है। अच्छा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन μn फिर नेगेटिव आ जाएगा, इसका पॉजिटिव होगा। μn की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होती है भी, ठीक है? तो खैर मैं उसको नेगेटिव नहीं लिख रहा हूँ, बट आप समझ जाओ कि ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है? लेकिन मुझे इलेक्ट्रॉन और होल चाहिए भाई। अब इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कैसे निकालें? डोपिंग कर रखी है आपको, टेम्परेचर 300 केल्विन का है, तो इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन आएगी दोस्तों दैट विल बी इक्वल टू, चार्ज न्यूट्रलिटी वाला कंसेप्ट लगाइए, Nd/2 प्लस रूट ऑफ Nd/2 का होल स्क्वायर प्लस Ni स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का बनेगा गैलियम आर्सेनाइड का। अब सुनो, क्योंकि Ni जो होती है गैलियम आर्सेनाइड में वो काफी लो होती है कंपेयर टू दिस Nd,
ठीक है, आपको एनआई अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे मैं बता दूं काफी लो होती है इससे। तो इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये एनआई का स्क्वायर इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर दो तो यहाँ पे ND/2 आ गया, ये भी ND/2 आ गया, तो ND के बराबर ही आ जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10⁻16 ही आ जाएगा ये। ठीक है, अब आप बताइए होल क्या आएगी, होल कंसेंट्रेशन क्या आएगी। तो होल कंसेंट्रेशन आएगी NI का स्क्वायर अपॉन N। लेकिन आपको मैं बता दूं ये जो है ये है लॉ ऑफ मास एक्शन, और ये कब वैलिड होता है, जब आपका इक्विलिब्रियम हो। ये सब जो फॉर्मूले थे अंडर इक्विलिब्रियम वैलिड है, लेकिन अब तो आपका नॉन इक्विलिब्रियम है भैया, आपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है। सुनिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिएगा आगे जब हम अप्लाई करेंगे वो 1000 वोल्ट पर सेंटीमीटर, इतनी हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ठीक है, तो ये तो बहुत ही स्मॉल है। अगर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि ये थोड़ा सा डेविएट हुआ है इक्विलिब्रियम से, तो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि ये होल्ड करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं लॉ ऑफ मास एक्शन लगा रहा हूं। वैसे नॉन इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल नहीं होता, आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आप देखेगा इनकी कंसंट्रेशन कभी भी नॉन इक्विलिब्रियम में इसके स्क्वायर के बराबर नहीं होगी। ठीक है ना, वो हम देखेंगे, बल्कि नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको इसको प्रूव करवा दूंगा। ठीक है, बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि मैं इक्विलिब्रियम से हल्का सा डेविएट हुआ। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लार्ज नहीं है। ठीक है, तो अब यहां से अगर आप देखोगे तो NI स्क्वायर, NI क्या होता है, गैलियम आर्सेनाइड में 300 केल्विन पे जो NI की वैल्यू होती है वो होती है 1.8 इंटू 10⁻6, अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है, और ये याद होनी चाहिए भैया आपको, डिवाइड बाई N इज 10⁻16। तो ये तो काफी स्मॉल आएगा। होल की जो कंसंट्रेशन आएगी दैट विल बी इक्वल टू, जो मेरे पास आंसर है इसका, दैट इज वो जो आएगा वो काफी स्मॉल आएगा भी, 3.24 इंटू 10⁻⁻4 पर cc, तो बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो इसका मतलब ये जो कंसंट्रेशन है काफी स्मॉल है, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, आप अप्रोक्सीमेटली इसको लिख सकते हो Qn μn इंटू E, ये बन गया, दिस इज J ड्रिफ्ट। यहां से एक और नई चीज पता चली मुझे, क्या कि जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी होती है या ड्रिफ्ट करंट होता है वो मेनली ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर होता है। ठीक है, आप इसको भी नोट कर सकते हो, द ड्रिफ्ट करंट इज मेनली ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर। ठीक है, आप देख सकते हो यहां पे, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर की जो कंसंट्रेशन होगी वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो जाएगी, दैट्स वाई हम जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो मेनली ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर होता है। तो इसकी वैल्यू अब आप निकाल सकते हो, क्यू की वैल्यू आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये नेगेटिव आएगा, तो खैर मैं नेगेटिव साइन नहीं लगा रहा हूं बिकॉज वो नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा। एन की वैल्यू है 10⁻16। ठीक है, अच्छा म्यू एन की वैल्यू कितनी है, म्यू एन इज 8500, माइनस था तो एक माइनस इसके साथ प्लस हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरी 10। ठीक है, तो इतना एम्पियर पर यूनिट एरिया बन जाएगा मेरे पास, जो आंसर आएगा वो आएगा 136 एम्पियर, एक बार चेक कर लीजिएगा, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये मेरे पास आंसर आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आप लाइट मत लीजिए, ये क्वेश्चन मुझे एक नई जानकारी भी दे रहा है, और वो क्या नई जानकारी दे रहा है, ये क्वेश्चन मुझे बता रहा है कि जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी होती है वो मेनली बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी कैरियर होती है। ठीक है, ये याद रखिए, आगे चल के इसका भी यूज करूंगा मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, और यहां पे मेरा जो ड्रिफ्ट कैरियर ट्रांसपोर्ट है वो मैंने पूरा कर दिया, बट यहां पे एक नई चीज निकल के आई, और वो है मोबिलिटी। मुझे मोबिलिटी को थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए, नेक्स्ट है मोबिलिटी इफेक्ट। ठीक है, तो मोबिलिटी इफेक्ट, मोबिलिटी इफेक्ट्स। मोबिलिटी आपके करंट को डिसाइड करती है, ड्रिफ्ट करंट को डिसाइड करती है। ठीक है, अगर आप देखें तो हमने देखा मोबिलिटी जो है वो ड्रिफ्ट करंट को डिसाइड करेगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमें ऐसी चीजें देखनी है जो मोबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। तो मोबिलिटी इफेक्ट्स देखते हैं कि किस तरह से मेरी मोबिलिटी चेंज होती है। तो कोई भी सेमीकंडक्टर होता है उसमें दो तरह के कोलिजन होते हैं मेनली। कोलिजन या स्कैटरिंग दो तरह की होती है, दो चीजों की वजह से होती है। एक होती है स्कैटरिंग ड्यू टू लैटिस और मे बी फोनोन ड्यू टू फोनोन, और एक होती है स्कैटरिंग ड्यू टू आयोनाइज्ड इंप्योरिटी। सबसे पहले ये जरा देखिए, एक होता है कोलिजन, मैं कई बार वर्ड यूज करता हूं कोलिजन, और एक होता है स्कैटरिंग। इन दोनों में फर्क क्या है सुनिए। स्कैटरिंग और कोलिजन, कोलिजन का मतलब होता है फिजिकली इंपैक्ट होना, टकराना। ठीक है, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है सेमीकंडक्टर में। और एक होता है स्कैटरिंग। स्कैटर करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब मैं कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जिसको मैंने कोई वेलोसिटी प्रोवाइड कर रखी है, वो ऐसे जाएगा, मतलब वो कुछ इस तरह से आपका मूव करेगा।
तो ये जो है ये टकराया नहीं है, ये इससे पाथ बदल गया, इसको हम क्या बोलते हैं स्कैटरिंग। ठीक है, तो इसका मतलब फिजिकल इंपैक्ट नहीं हो रहा है, ये बस पाथ में बदलाव आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं स्कैटरिंग। और जितनी ज्यादा इसकी वेलोसिटी होगी उतना ये कम स्कैटर होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो मोबिलिटी को जो जो चीजें जिसकी वजह से मोबिलिटी चेंज होती है वो कोलिजन या स्कैटरिंग, ये दो चीजें होती हैं। क्योंकि आप सोचिए मोबिलिटी का मतलब है कितना मोबाइल है कोई कैरियर, कितना इजीली क्रिस्टल के अंदर फ्लो कर सकता है। अब सुनो, कितना इजीली फ्लो कर सकता है वो डिसाइड करेगा कि वो टकरा कितने टाइम्स रहा है। सोचिए वो कहीं टकरा ही नहीं रहा, उसका पाथ ही नहीं बदल रहा, वो सीधा सीधा अपना इजीली मूव कर रहा है, तो इसका मतलब मोबिलिटी उसकी बहुत अच्छी है। मोबिलिटी का मतलब कितना मोबाइल है, कितना इजीली फ्लो कर सकता है वो। तो आप सुनिए, इसका मतलब जितना ज्यादा कोलिजन या स्कैटरिंग होगा उतना ही उसकी कम मोबिलिटी होगी। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि ये जो दो मैकेनिज्म, मतलब जो कोलिजन या स्कैटरिंग जो है ये बेसिकली दो मैकेनिज्म से हम देखते हैं। कौन कौन सा? एक होता है मेरे पास फोनोन स्कैटरिंग, जिसकी वजह से आपकी मोबिलिटी वेरी करेगी। फोनोन स्कैटरिंग, फोनोन या लैटिस स्कैटरिंग। ठीक है, फोनोन या लैटिस स्कैटरिंग, एक होता है फोनोन या फिर लैटिस स्कैटरिंग। लैटिस स्कैटरिंग, ठीक है, और दूसरा जो है वो है मेरे पास आयोनाइज्ड इंप्योरिटी स्कैटरिंग। आयोनाइज्ड इंप्योरिटी स्कैटरिंग, आयोनाइज्ड इंप्योरिटी स्कैटरिंग। ये दो तरह की स्कैटरिंग होती है दोस्तों, जो मेरे को मोबिलिटी को अफेक्ट करती है, जो मोबिलिटी को चेंज करती है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं फोनोन स्कैटरिंग या लैटिस स्कैटरिंग क्या होती है, इसको जरा समझते हैं। अगर मैं मान लीजिए मेरे पास कोई क्रिस्टल हो, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, और उसको मैं वन डायमेंशन में दिखाऊं, तो उसके अंदर इस तरह के मेरे पास एटम रखे हैं, ये मेरे पास एटम रखे हुए हैं, और जो इलेक्ट्रॉन थे वो मान लीजिए इन्होंने छोड़ रखे हैं अपने। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन दिखाऊं, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो वेरिएशन होगा वो पीरियोडिक होगा, कुछ इस तरह का पीरियोडिक वेरिएशन आएगा पोटेंशियल एनर्जी में, कुछ इस तरह का आएगा दोस्तों। ठीक है ना, ये आपने पहले शुरुआत के एक दो लेक्चर में पढ़ा है। तो अगर मान लीजिए इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा, कोई टेम्परेचर की अगर मैं बात ना करूं, और सिंपल ये पीरियोडिक वेरिएशन ले लूं पोटेंशियल एनर्जी का, और इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन का मोशन देखूं, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन बड़ा स्मूथ होता है इसमें। ठीक है, क्योंकि वो कहीं से टकरा नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, और स्मूथली इलेक्ट्रॉन मूव करता है। जैसे आप सोचिए कोई सड़क है, उसमें ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव रखे हैं, ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव रखे सड़क में। ठीक है, तो कोई अगर आप कार को लेके जाओगे और एक पर्टिकुलर स्पीड पे, वो कार इजीली आराम से मूव कर जाएगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट सोचिए कोई अर्थक्वेक आया और इनके अंदर ये मतलब ये कभी कहीं से उखड़ गया, कहीं से जमीन निकल गई, नीचे धंस गई। ठीक है, और फिर आप कार को मूव कर रहे हो, तो क्या होगा, उसका जो मोशन है वो रुक जाएगा, कार का इतना इजीली मूव नहीं कर पाओगे फिर आप। एग्जैक्टली यहाँ पे है, अगर ये एटम जो है ये वाइब्रेट करना शुरू कर दे, अगर इनमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाए बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, जब इसको आप टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करोगे, जब इसको हीट अप करना स्टार्ट करोगे क्रिस्टल को, तो उससे इनके अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे एटम के अंदर। एंड बिकॉज ऑफ दिस एटॉमिक वाइब्रेशन, जो इनका बॉन्ड होता है वो भी आपका वाइब्रेट करता है, और उसकी वजह से इलास्टिक वेव क्रिएट हो जाते हैं, फोनोन क्रिएशन हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से फोनोन क्रिएट होता है, इलास्टिक वेव क्रिएट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का उन इलास्टिक वेव के साथ इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन या होल का, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेटिंग एटम के साथ इंटरेक्शन होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेटिंग एटम, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैटर होता है, उसके अंदर उसका जो पाथ है उसके अंदर बदलाव आता है, और उसका जो मोशन है वो इतना स्मूथ नहीं हो पाता फिर। ठीक है, और बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग हो रही है, उसकी वजह से मोबिलिटी क्या करेगी, फिर वो अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं, अगर सिर्फ फोनोन स्कैटरिंग या लैटिस स्कैटरिंग प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से जो मोबिलिटी है, अगर मैं उसको म्यूएल से डिनोट कर दूं, तो दैट म्यूएल विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर -3/2, टेम्परेचर के इनवर्सली होगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना मोबिलिटी ये क्या होगी, कम होगी, उतना कम मोबाइल होगा इलेक्ट्रॉन या होल, उतना इजीली मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये है मेरे पास फोनोन स्कैटरिंग, ये मैंने आपको बताया फोनोन स्कैटरिंग या लैटिस स्कैटरिंग क्या होती है, और इसके बेसिस पे मैं बता सकता हूं कि किस तरह से आपका जो मोबिलिटी है वो वेरी करेगी। ठीक है, अब आइए दूसरा, और वो है आयोनाइज्ड इंप्योरिटी स्कैटरिंग। आयोनाइज्ड इंप्योरिटी स्कैटरिंग क्या होती है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई आइटम है, तो उसमें मैंने कोई डोपिंग कर रखी है, तो डोपिंग है तो उसके अंदर इंप्योरिटी है वो मान लीजिए आयोनाइज हो रखी है। सोचिए वो जो डोपिंग है वो मान लीजिए आयोनाइज हो रखी है, तो अब क्या होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है उसमें ये जो चीजें हैं, ये आपकी ये बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन,
इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो वेरी करेगा, वो चेंज करेगा। अच्छा, इसकी जो स्पीड है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, फिर इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर ज़्यादा तेज वेलोसिटी है, अगर ज़्यादा फास्ट है, तो स्कैटर कम होगा ये इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया ना, जितना फास्ट स्पीड होगी उतना स्कैटरिंग कम होगी। इस स्कैटरिंग को हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ड्यू टू आयोनाइज्ड इंप्योरिटी। स्कैटरिंग ड्यू टू आयोनाइज्ड इंप्योरिटी होती है ये, ठीक है। अब इसका अगर मैं केवल अकेला ये प्रेजेंट हो, सोचिए अगर मैं इसका इफेक्ट नेग्लेक्ट कर दूं, केवल ये आयोनाइज्ड इंप्योरिटी स्कैटरिंग को कंसीडर करूं, और उसकी वजह से जो मोबिलिटी है उसको अगर मैं म्यू आई लिख दूं, तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 3/2। मैं डिराइव नहीं करवा रहा हूं, बस इतना याद रखिए। इस केस में जो मोबिलिटी आएगी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 3/2। इसका मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर करोगे उतनी ज्यादा मोबिलिटी होगी। अगर सिर्फ ये वाला केस देखो तो अब आप बोलोगे सर कैसे, टेम्परेचर के साथ ये कैसे बढ़ रही है? ये तो घट रही थी टेम्परेचर के साथ। जितना टेम्परेचर बढ़ रहा था उस वजह से एटॉमिक वाइब्रेशन बढ़ रहे थे, एटॉमिक वाइब्रेशन से स्कैटर ज्यादा हो रहा था, ठीक है, फोनोन स्कैटरिंग बढ़ रही थी। जबकि आप उल्टा, यहां पे आप उल्टा बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये जो स्कैटरिंग है ये कम होगी, मोबिलिटी बढ़ जाएगी, मोबिलिटी यहां पे बढ़ जाएगी। ये कैसे? जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना इसकी थर्मल वेलोसिटी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा फास्ट स्पीड से मूव करेगी, और जितना ज्यादा फास्ट स्पीड से मूव करेगा उतना ये कम स्कैटर होगा, और कम स्कैटर होगा तो मोबिलिटी उतनी ही क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब मेरे पास दो इफेक्ट हैं जिनकी वजह से मोबिलिटी जो है वो चेंज होती है। एक है फोनोन और लैटिस स्कैटरिंग, और एक है आयोनाइज्ड इंप्योरिटी स्कैटरिंग, और दोनों अलग अलग तरह से दिखा रही है। तो अगर मैं रिजल्टेंट मोबिलिटी देखूं, मैं नेट मोबिलिटी देखूं टेम्परेचर के साथ, अगर मैं नेट मोबिलिटी की बात करूं तो वो जो नेट मोबिलिटी आएगी उसका कर्व कैसा आएगा, वो प्लॉट कैसा बनेगा टेम्परेचर के साथ अगर मैं दिखाऊं तो अगर मैं टेम्परेचर को लोगैरिथमिक स्केल पे दिखा दूं तो एक तो आपका टेम्परेचर के साथ ये लीनियरली बढ़ रहा है अगर लोग स्केल पे दिखाऊं तो, और एक आपका घट रहा है। ये कौन सा बताओ जरा? ये आपका टी की पावर माइनस, ये प्रोपोर्शनल है टी की पावर -3/2 के, और ये प्रोपोर्शनल है टी की पावर 3/2 के। तो रिजल्टेंट मोबिलिटी अगर आप देखोगे तो वो कुछ इस तरह की आएगी। आप बोलोगे ये कैसे बन गया, वो अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अगले सेक्शन में आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे आया। तो दिस इज द मोबिलिटी विद टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ जरा, अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ा दूं इनकी, आयोनाइज्ड इंप्योरिटी मतलब जो डोपिंग है, अगर मैं बढ़ा दूं, एनडी की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा बताओ? तो ये आयोनाइज्ड इंप्योरिटी भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर ये ज्यादा होगी तो आप बताओ, जो स्कैटरिंग ड्यू टू आयोनाइज्ड इंप्योरिटी है वो बढ़ जाएगी और मोबिलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब ये जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी ड्यू टू आयोनाइज्ड इंप्योरिटी, ये डोपिंग के साथ भी चेंज होगी। जितना ज्यादा डोपिंग बढ़ाओगे उतना मोबिलिटी कम हो जाएगी, आयोनाइज्ड इंप्योरिटी वाली जो मोबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं डोपिंग के साथ भी अगर मैं देखूं मोबिलिटी को, म्यू को, रिजल्टेंट म्यू जो टोटल म्यू को अगर मैं डोपिंग के साथ देखूं तो लोअर डोपिंग पे जो मोबिलिटी होगी वो मेनली कौन डिसाइड करेगा? लोअर डोपिंग पे ये ज्यादा लार्ज नहीं होती, लोअर डोपिंग पे ये ज्यादा लार्ज नहीं, एट सम पर्टिकुलर टेम्परेचर, टी मेरा फिक्स है, यहाँ पे टेम्परेचर मेरा फिक्स है, मैं कोई टेम्परेचर को वेरी नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैं डोपिंग को चेंज कर रहा हूं, तो डोपिंग, लो डोपिंग पे ये ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं होगी, ये ज्यादा डोमिनेटिंग होगी, ठीक है। टेम्परेचर की वजह से जो भी स्कैटरिंग होगी वो मतलब ये डिसाइड करेगा टोटल मोबिलिटी को। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने डोपिंग बढ़ाते चला गया तो इन दैट केस फिर आपकी जो ओवरऑल मोबिलिटी है वो कम हो जाएगी। और ये कम किसकी वजह से हो रही है बताइए? ये कम हो रही है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि जितना ज्यादा डोपिंग बढ़ाओगे उतना आयोनाइज्ड इंप्योरिटी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से स्कैटरिंग भी बढ़ जाएगी, मोबिलिटी डाउन हो जाएगी। इसका मतलब हाई डोपिंग पे ये डोमिनेट कर रहा है, फिर इसकी वजह से ओवरऑल मोबिलिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो डोपिंग के साथ मोबिलिटी का कर्व ये होता है और टेम्परेचर के साथ ये होता है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये कैसे आया उसको जरा मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो एक तो इसको समझिए कि मोबिलिटी को किस तरह से कौन सी चीज अफेक्ट करती है, ठीक है, वो हमने देखा। अब दो तीन चीजें और हैं, मैं एक दो टर्म डिफाइन कर रहा हूं। एक है मेरे पास टाउ एल और एक है मेरे पास टाउ आई। दिस इज द मीन टाइम बिटवीन कोलिजन, between collisions due to lattice scattering। अगर मैं केवल लैटिस स्कैटरिंग कंसीडर कर लूं तो लैटिस स्कैटरिंग की वजह से जो दो कोलिजन के बीच में जो मीन टाइम होगा दैट विल बी टाउ एल। कोलिजन या स्कैटरिंग बोल दीजिए या कोलिजन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। मतलब ज्यादा कंफ्यूज मत होना, कोलिजन मतलब वाइब्रेटिंग एटम के साथ कोलाइड होना, ठीक है ना। म्यू टाउ आई क्या है? इट इज द मीन टाइम between
between collisions due to ionized impurity. दो कोलिजन के बीच का जो मीन टाइम है, और वो कोलिजन किसकी वजह से होना चाहिए? आयनाइज्ड इंप्योरिटी की वजह से, उसका जो मीन टाइम है वो टाउ आई है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं कोई स्मॉल टाइम ले लेता हूं dt, इट इज द डिफरेंशियल टाइम ले रहा हूं मैं, कोई स्मॉल टाइम dt ले रहा हूं, और मैं जानना चाहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग इन द डिफरेंशियल टाइम dt। मैं क्या निकालना चाह रहा हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग इन डिफरेंशियल टाइम dt। कोई स्मॉल टाइम है dt, डिफरेंशियल टाइम, उस स्मॉल टाइम के अंदर बिकॉज ऑफ लैटिस स्कैटरिंग क्या प्रोबेबिलिटी होगी कोलिजन की, वो मुझे देखना है। तो मुझे बताइए, ये टाइम लग रहा है एक कोलिजन को होने में, इतना टाइम लग रहा है, और मैं dt टाइम में देख रहा हूं कि कितने कोलिजन होंगे। तो कितने कोलिजन होंगे बताओ जरा? dt अपॉन टाउ एल, ये प्रोबेबिलिटी होगी, या नंबर ऑफ कोलिजन बोल सकते हो, देखा जाए तो वैसे तो नंबर ऑफ कोलिजन होना चाहिए, बट मैं इसको प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ड्यू टू, क्योंकि यहां पे आप नंबर काउंट नहीं कर सकते हो, यहां पे आप प्रोबेबिलिटी ही डिफाइन करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग इन डिफरेंशियल टाइम dt। सिमिलरली अगर मैं बोलूं dt अपॉन टाउ आई, ये क्या बन जाएगा? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ड्यू टू आयोनाइज्ड इंप्योरिटी इन डिफरेंशियल टाइम dt, ड्यू टू आयोनाइज्ड इंप्योरिटी इन डिफरेंशियल टाइम dt में ये बनेगा। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन निकालना चाहूं, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, तो वो क्या होगी? वो होगी dt बाई टाउ, दैट विल बी इक्वल टू dt अपॉन टाउ एल प्लस dt अपॉन टाउ आई। सही बात है। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से मैं लिख सकता हूं 1 बाई टाउ इक्वल टू 1 बाई टाउ एल प्लस 1 बाई टाउ आई। सही बात है। अब मेरी बात सुनिए, जो मोबिलिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टाउ। अगर आपको पीछे वाली स्लाइड में मैं लेके चलूं और यहां पे मैं आपको दिखाऊं, जरा ध्यान से देखिए, मोबिलिटी जो होगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू टाउ, म्यू पी इज प्रोपोर्शनल टू टाउ, एंड तो इस तरह से इसका मतलब मैं यहां पे ये जो रिलेशन है इसको मैं फर्दर थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं। कैसे? टाउ इज प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। अब ये टाउ है ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग और ये टाउ है ड्यू टू आयनाइज्ड इंप्योरिटी। और यहां पे तो यहां से अगर मैं देखना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा 1 अपॉन रिजल्टेंट मोबिलिटी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू एल मोबिलिटी ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग प्लस 1 अपॉन में म्यू आई। ये बन जाएगा दोस्तों। ये बड़ी कमाल की रिलेशन है, ठीक है। और इसकी वजह से हमारे पास जो रिजल्टेंट मोबिलिटी बनी है टेम्परेचर के साथ, वो ये बनी है, वो कुछ इस तरह की आई है दोस्तों। जो रिजल्टेंट मोबिलिटी आई है टेम्परेचर के साथ वो कुछ इस तरह की बनी है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे? ठीक है, जरा देखिए, अगर मैं लोअर टेम्परेचर की बात करूंगी, टेम्परेचर मेरा लोअर है, अगर मेरा टेम्परेचर लोअर है तो जो मोबिलिटी ड्यू टू आयनाइज्ड इंप्योरिटी होगी या मोबिलिटी ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग होगी, वो तो होगी ही नहीं, वो तो बहुत ही मतलब वो बहुत ज्यादा होगी, माफ कीजिएगा। अगर मैं लोअर टेम्परेचर की बात करूं, लोअर टेम्परेचर पे एटॉमिक वाइब्रेशन होती नहीं है। अगर मेरा टेम्परेचर जो है वो लो है, सोचिए, तो मैं बोल सकता हूं एटॉमिक वाइब्रेशन तो होगी नहीं। अगर एटॉमिक वाइब्रेशन नहीं होगी तो जो मोबिलिटी ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग होगी वो लार्ज होगी, वो लार्ज होगी। सही बात है, मोबिलिटी ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग जो होगी वो लार्ज होगी। इसका मतलब है ये जो फैक्टर है ये काफी छोटा हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो 1 अपॉन म्यू इज नियरली इक्वल टू 1 अपॉन म्यू आई। तो यहां से म्यू जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू आई के अराउंड हो जाएगा। इसका मतलब मोबिलिटी को कौन डिसाइड करेगा? म्यू आई। आयोनाइज्ड इंप्योरिटी वाली जो मोबिलिटी है वो उसके बराबर होगी, और आयोनाइज्ड इंप्योरिटी वाली जो मोबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। वो इस तरह से टी की पावर क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है टी की पावर 3/2 की। इसका मतलब वो टेम्परेचर साथ इंक्रीज होती है, ये इंक्रीज होती है। तो देखो आप, ये इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं टेम्परेचर को लार्ज ले लूं, सोचिए, अगर मेरा टेम्परेचर लार्ज है, सोचिए, तो मैं क्या बोलूंगा? तो मैं बोलूंगा कि जो आयोनाइज्ड इंप्योरिटी है वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। इन दैट केस 1 बाई म्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके? 1 बाई म्यू एल के, म्यू एल के। क्यों भाई? क्योंकि ये जो होगा ये काफी लार्ज होगा इन दैट केस।
किस केस में? जब टेम्परेचर मेरा काफी लार्ज है, तो इन दैट केस आप क्या बोल सकते हो? इन दैट केस आप बोल सकते हो जो आयनाइज्ड इंप्योरिटी वाला होगा वो काफी लार्ज होगा और ये काफी स्मॉल होगा। लैटिस स्कैटरिंग वाला बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो अगर ये बहुत ज्यादा छोटा हो गया तो 1/μ बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, लैटिस स्कैटरिंग वाला। तो म्यू जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली μL हो जाएगा। और μL क्या होता है? वो टेम्परेचर साथ डिक्रीज होता है। इसका मतलब लार्ज टेम्परेचर पे आप देख सकते हो ये डोमिनेट करेगा, लैटिस स्कैटरिंग वाला। तो इसलिए जो कर्व बना वो कुछ इस तरह का बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मोबिलिटी का टेम्परेचर के साथ जो कर्व होगा वो कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये केस जो है ये समझ आया, ठीक है ना। चलिए, तो आज का जो हमारा एपिसोड था दोस्तों, उसमें हम इतना ही पढ़ पाएंगे बिकॉज टाइम हो गया है। आज का 1 घंटे का हमारा एपिसोड होता है, तो उसका टाइम हमने कवर कर दिया है। नेक्स्ट एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि कंडक्टिविटी है आपका, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे कि कंडक्टिविटी क्या होती है। दूसरा, उसके बाद हम डिफ्यूजन करंट जो है उसकी तरफ हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम डीपीपी की तरफ आएंगे, ठीक है भाई। तो आज का जो एपिसोड है उसमें हम इतना ही करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड जो है वो समझ आया। तो अगर आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ये हमारी मोबाइल ऐप का QR कोड है दोस्तों, इसको स्कैन कर लीजिए, आप मोबाइल ऐप पे पहुंच जाओगे, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहां पे बहुत नई नई चीजें आपको मिलेंगी। अगर आपको ये स्कैन ना हो तो CES लर्निंग से सर्च कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर पे जाके, आपको मोबाइल ऐप मिल जाएगी, वहां से उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा एंड वहां से भी आप वीडियोस को देख सकते हो। ये हमारे पास नंबर है 2, ठीक है। इन नंबर पे किसी पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और एक हमारे पास ये वेबसाइट है, इस पे आप कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो, cesedu.co.in। यहां से आप कोर्सेज को परचेज भी कर सकते हो, कोर्सेज को आप मोबाइल ऐप से भी परचेज कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के एपिसोड में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। थैंक यू, आपने इंटरेस्ट दिखाया इस लेक्चर में। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।